ये लाइट नीतीश, ये लाइट ऑफ करना ये वाला। हाँ, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए फिर हम लोग अरे प्रभु जी, बैठ जाइए आप लोग। तो जीवन में आनंद है, पूरा आनंद चल रहा है इधर। आ जाए इधर, जीवन में आनंद नहीं है तो क्या समस्या है जीवन में? बहुत समस्या है जीवन में। कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, समस्याओं को धीरे धीरे दूर किया जाएगा। ठीक है, समस्याओं को धीरे धीरे हम क्या करेंगे, दूर करते चले जाएंगे। फिलहाल ऊपर से आप लोग नीचे आ गए, पहली बात तो खुशी की बात है कि ऊपर से कहां आ गए, सब लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। सभी लोग नीचे से कहां जाते हैं, ऊपर जाते हैं। अब पहले विद्यार्थी जो ऊपर से कहां आ गए, नीचे आ गए। ठीक है, क्या क्या बच्चे? हाँ नहीं, कभी कभी होता है कि ऊपर जाने की खुशी नहीं होती है, नीचे आने की खुशी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप लोग बैठ जाइए, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आप लास्ट टॉपिक कहाँ पे छोड़ा था, कुछ याद है तो मुझे एक बार बता दीजिए। दिखाइए जरा एक बार। चेंज इन सीजन, मौसम में परिवर्तन। ठीक है, यही आपका हेडिंग था कि सीजन में चेंज कैसे होता है, मौसम में परिवर्तन कैसे होता है, यही आपको एक्सप्लेन करना था। और छुट्टी हो गई थी आपकी, ठीक है, और छुट्टी के बाद फिर क्या कहते हैं, मुलाकात नहीं हो पाई। तो आज मुलाकात हुई, तो हम लोग चेंज इन सीजन, मौसम में परिवर्तन की बातें करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा जो आपको मैंने पढ़ाया था रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं, फिर टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, अगर आपकी इच्छा हो तो हम स्टार्ट करें। कहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं बैठ जाओ, बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बैठो। हाँ बैठो, कोई बात नहीं है। प्रभु, अभी आप लोग थोड़ा देखो, थोड़ा तो अभी कुछ प्रभु लोग बाहर हैं क्या? एक बार दरवाजा खोल के देखो कि जो प्रभु लोग बाहर हैं कम से कम दर्शन तो दे दें एक बार, एक बार दर्शन ले लिया जाए। टाइम कितना होने वाला है? 12:05। 12 बजे से ही क्लास था ना आप लोगों का। और भी कुछ लोग बाहर हैं क्या? तो अभी जो कुछ लोग बाहर होंगे उनको 5 मिनट रोक दीजिएगा, फिर अंदर आने दीजिएगा, क्योंकि अब मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, बीच में डिस्टर्ब ना होने पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने जो टॉपिक एक्सप्लेन किया था, हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, वो टॉपिक चल रहा था आपका मोशन ऑफ अर्थ। टॉपिक को 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर रिवाइज करता हूं। टॉपिक हमारा चल रहा था मोशन ऑफ अर्थ या पृथ्वी की गतियां। मोशन ऑफ अर्थ की बातें जब हम लोगों ने किया तो हमने एक्सप्लेन किया कि दो प्रकार का मोशन होता है। एक है आपका रोटेशन और दूसरा है आपका रिवोल्यूशन। दूसरा रिवोल्यूशन है। जब आपको रोटेशन की बातें की गई तो आपको बताया गया कि रोटेशन का मतलब होता है पृथ्वी का अपनी एक्सिस पे क्या करना, पृथ्वी का अपनी एक्सिस पे आपका गति करना, इसी को हमने रोटेशन का नाम दिया। जब आपसे रिवोल्यूशन की बातें की गई तो आपको बताया गया कि पृथ्वी का आपका सोलर सिस्टम का पार्ट है और सूर्य सोलर सिस्टम का क्या है, केंद्र है, सेंटर है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, गति करती है। ऐसे मोशन को हमने रिवोल्यूशन का नाम दिया था। जब आपके बाद उसके बाद रोटेशन के बारे में डिस्कशन किया गया, चर्चा किया गया, तो आपको बताया गया कि ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। बस याद करते चलिए, रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। रोटेशन के कारण पृथ्वी का साइज में क्या हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। इस रोटेशन के कारण पृथ्वी का चुंबक भी पैदा होता है। याद आ रहा है आपको, जियोमैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबक भी पैदा होता है। इसी रोटेशन के कारण कोरियोलिस बल भी पैदा होता है। ठीक है, इस रोटेशन के कारण कोरियोलिस फोर्स पैदा होता है, कोरियोलिस बल पैदा होता है। इतना आपको एक्सप्लेन किया गया था। उसके बाद आपको बोला गया था कि रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन में आपको बताया गया
कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करती तो दो कंडीशन बन जाती है। एक कंडीशन में पृथ्वी सूर्य के पास आ जाती है। कहां आती है? पास। उस कंडीशन को हमने उपसौर बोला था, ठीक है, पेरीहीलियन या उपसौर बोला था। और एक कंडीशन में पृथ्वी दूर चली जाती है, इसे क्या बोला था? अपसौर बोला था, एपीहीलियन बोला गया था, अपसौर बोला गया था, ठीक है। उसके बाद आपको यह भी बोला गया था कि देखिए, जो उपसौर की कंडीशन है पृथ्वी सूर्य के पास जाती है, वो कंडीशन आपका कब आता है? ये आता है जनवरी में। कब आता है? जनवरी को, 3rd ऑफ जनवरी। और दूर कब जाती है? 4th ऑफ जुलाई। तो वहां पे मैंने बोला था कि कुछ ऐसा है कि पृथ्वी अगर जनवरी के महीने में सूर्य के पास चली गई तो सूर्य का प्रकाश तो ज्यादा मिलेगा, तो होना तो गर्मी का मौसम चाहिए। कायदे से अगर देखा जाए तो पृथ्वी अगर सूर्य के पास चली गई है तो कौन सा मौसम होना चाहिए? गर्मी का मौसम होना चाहिए। लेकिन गर्मी का मौसम नहीं है, सर्दी का मौसम है। जुलाई के महीने में पृथ्वी सूर्य से कहां जा चुकी है? दूर जा चुकी है। तो अगर पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाएगी तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी को सूर्य का प्रकाश कम मिलना चाहिए। प्रकाश अगर कम मिलेगा तो कायदे से तो ऐसा होना चाहिए कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली गई है तो उस समय सर्दी का मौसम हो। लेकिन जुलाई में सर्दी का मौसम नहीं होता है, जुलाई में गर्मी का मौसम होता है। यही है। इतना ही बोल करके टॉपिक को क्लोज कर दिया गया था। इतना ही बोल के टॉपिक को क्या किया गया था? क्लोज किया गया था। और आपको बोला गया था कि जब हम रिवोल्यूशन की बातें करेंगे, आपका परिक्रमण की बातें करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो सीजन है, जो मौसम है, इस सीजन में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, मौसम में परिवर्तन हो जाता है। तो इस सीजन में चेंज क्यों होता है, मौसम में परिवर्तन क्यों होता है, इसी को हमें क्या करना है? आपको डिस्कशन करना है। और उसके साथ जोड़ना किसको? हमें रिवोल्यूशन को जोड़ना है। ये चीजें आपकी वो थी जो पहले आपको पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। अब हम टॉपिक को यहां से आगे लेके चलते हैं, शिफ्ट करते हैं और समझने का स्टार्ट कीजिएगा। सपोज कीजिए, चलते हैं, शिफ्ट करते हैं और समझने का स्टार्ट कीजिएगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए 3 फिगर में आपको आपके लिए बनाऊं। फिगर नंबर 1, मान लीजिए फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3। बातों को बस समझते हुए चलिएगा। इमेजिन कीजिए कि ये मान लीजिए एक बॉल है। समझिए, ये एक बॉल है। हमने क्या किया? एक फुटबॉल ले लिया, हमने यहां पे एक बॉल ले लिया और इस बॉल के बीचों बीच से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और तीनों फिगर में हमने क्या किया? एक एक बॉल लिया और बॉल के बीचों बीच से हमने क्या ड्रॉ कर दिया? लाइन। लाइन हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ किया कि ये जो बॉल है, इस बॉल को लाइन दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दे। आ रही थी बात समझ? अब हमने क्या किया कि फिगर नंबर 1 में हमने एक टॉर्च लिया। समझिएगा, फिगर नंबर 1 में हमने एक टॉर्च लिया और टॉर्च लेकर के टॉर्च को बिल्कुल हमने क्या किया? टॉर्च को हमने बिल्कुल वहां रखा जहां पे आपका इसका बेस वाली लाइन है। इस टॉर्च को बिल्कुल बीचों बीच में रख दिया। कहां रख दिया? बीचों बीच में रख दिया। और टॉर्च को हमने ऑन किया तो हमने देखा कि टॉर्च का जो लाइट है, टॉर्च का जो प्रकाश है, दोनों पार्ट में बिल्कुल इक्वल पड़ रहा है। दोनों पार्ट में क्या पड़ रहा है? इक्वल पड़ रहा है, क्योंकि टॉर्च की जो पोजीशन है बिल्कुल कहां पे है? बीचों बीच में है। इसीलिए टॉर्च का जो लाइट है ए और बी पे क्या पड़ रहा है? इक्वल पड़ रहा है। दूसरा केस हमने लिया, दूसरा केस हमने लिया कि टॉर्च को हमने क्या किया? इस लाइन के नॉर्थ में रख दिया, इस लाइन के उत्तर में रख दिया। दोबारा जब हम ऑन किया हमने, तो मुझे बताओ ज्यादा प्रकाश आपका ए वाले पे होगा या बी वाले पे? ए वाले पे होगा। तीसरे केस में हमने क्या किया कि ये जो टॉर्च है, समझना, ये जो टॉर्च है, इस टॉर्च को हमने लाइन के साउथ में रख दिया और साउथ में रख के ऑन किया। तो अब ज्यादा प्रकाश कहां पर होगा? बी पर ज्यादा प्रकाश हो। क्लियर है इतना? अगर हम कुछ ऐसा करें, मान लीजिए ए आपका पहले फिगर में टॉर्च बिल्कुल कहां रखा हुआ है? बीचों बीच में। तो आपने बोला कि ये जो ए और बी है, समझना, ये जो ए और बी है, इस ए और बी में जो लाइट है, जो प्रकाश है, लाइट की जो मात्रा है वो क्या है? इक्वल है। देखिए, लाइट की मात्रा बताओ इक्वल होगा तो सिंपल सी बात है, आपका ना तो टेम्परेचर ज्यादा होगा ना ही टेम्परेचर कम होगा। दूसरे वाले केस में हमने बोला कि जो ए है, इस ए में लाइट की मात्रा क्या है? ज्यादा है, ठीक है। और बी में लाइट क्या है? बी में लाइट कम है। तो बताओ, ए में अगर लाइट ज्यादा है तो ए में टेम्परेचर भी क्या होगा? और बी में टेम्परेचर क्या होगा? कम। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि आपका ये गर्मी है, हो रही है यहाँ पे,
टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे, गर्मी, और टेम्परेचर कम होगा तो हम यहां पे सर्दी बोल देंगे। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो अब बताओ, आपका तीसरे फिगर में लाइट ज्यादा कहां पर है, बी में, तो टेम्परेचर ज्यादा कहां होगा, बी पर, तो समर का मौसम कहां होगा। ठीक है, ए की बातें अगर हम करें तो ए पे लाइट क्या है, कम है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो यहां पे मुझे सर्दी लगेगी या गर्मी लगेगी, सर्दी। ठीक है, ये तीन केस है। अब अगर इस केस में हम ये मान लें कि ये जो टॉर्च है हमारा सन है, ये जो टॉर्च है हमारा सन है, और ये जो आपका बॉल है ये क्या है, हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, और ये जो ए और बी है ये नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर है। ए और बी क्या है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर है, और बीच वाली जो लाइन है ये विषुवत रेखा है, या बीच वाली लाइन क्या है, इक्वेटर है। तो बीच की लाइन आपका विषुवत रेखा है। अब पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको अब यहां पे अप्लाई कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, समझो, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, सॉरी, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जब भी कभी सूर्य, समझना, जब भी कभी सूर्य विषुवत रेखा पर होगा, कहां पर होगा, विषुवत रेखा पर होगा, उस कंडीशन में चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, कोई मैटर नहीं करता, चाहे उत्तरी गोला आपका उत्तरी ध्रुव हो चाहे कौन सा हो, दक्षिणी ध्रुव हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि दोनों गोलार्धों को इक्वल लाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वल। अगर दोनों गोलार्ध को इक्वल लाइट मिलेगा तो इस समय ना तो गर्मी होगा ना ही क्या होगा, सर्दी होगा। दोनों गोलार्ध में प्रकाश अगर की मात्रा बराबर होगी, प्रकाश का ड्यूरेशन बराबर होगा, तो दिन और रात भी छोटा बड़ा नहीं होने वाला। शर्त बस एक है कि सूर्य कहां पर होना चाहिए, विषुवत रेखा पर होना चाहिए। सूर्य अगर विषुवत रेखा पर है, समझो, सूर्य अगर विषुवत रेखा पर है तो इसे कहा जाता है विषुव। विषु का मतलब विषुवत, विषु का मतलब क्या है, विषुवत, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है इक्विनॉक्स। क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कभी भी सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा हुआ, कभी भी सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत हुआ, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधा हुआ, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, विषु कहा जाएगा, इक्विनॉक्स कहा जाएगा। अब इसका उल्टा करो, अगर विषु होगा, इक्विनॉक्स होगा, तो क्या क्या हो सकता है, अगर इक्विनॉक्स होगा, विषु होगा, तो क्या क्या हो सकता है। हाँ महाराज, खड़े हो जाइए जरा, खड़े हो जाइए। आए, आज तबीयत खराब हो रहा था इसलिए फोन पे बात कर रहे थे। कुछ भी हो जाए, क्या कहते हैं आपका, अगर बात करना है क्लास से बाहर, नीचे आप क्लासरूम में आ तो गए हैं आप लोग, लेकिन नीचे की क्लासरूम का एक रूल है, शायद भरत सर ने आपको नहीं बताया होगा। आईवास में भरत सर ने आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, सुनिए क्या कहते हैं, नीचे की क्लासरूम का एक रूल है, और फिलहाल वो रूल सबकी क्लास में नहीं चलता, मेरी क्लास में चलता है। रूल ये है कि जो भी बदमाशियां करता हुआ पकड़ा जाएगा, मैं उसको यहां बैठाता हूं, इस वाले पे, इस वाले पोजीशन पे, यहां पे इस वाले पोजीशन पे मैं बैठाता हूं। ठीक है, तो अगर सबको बता देता हूं पहले, लड़का हो चाहे लड़की हो, आईवासन में अगर मैंने किसी को मोबाइल यूज करते देख लिया, बातचीत करते देख लिया, क्योंकि आप इतने दिन से मुझसे पढ़ चुके हो तो इतना तो आप मानते हो कि मेरी क्लास थोड़ा अलग वे में चलती है। ठीक है, अब इसमें कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा, लेकिन याद रखिएगा, भले ही आपको अभी बुरा लगे, अभी आपको बुरा लगे, लेकिन याद रखना, जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे और तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा ना, मैं ही ऐसा इंसान हूं कि तुमको याद आऊंगा। याद रखना क्या कहते हैं, रीजन इस, अच्छा, आई 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 आई, ठीक है। रीजन क्या है कि मैं क्लास को थोड़ा डिसिप्लिन में लेके चलता हूं, और डिसिप्लिन में लेके चलने का मेरा अपना तरीका है। ठीक है, इसीलिए आइए, जल्दी जल्दी आ गई है। चलिए वापस आते हैं हम लोग, वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। बस आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है,
विनम्र निवेदन मान लो, हम्बल रिक्वेस्ट मान लो, एक बड़े भाई का समझो रिक्वेस्ट मान लो, पिता का रिक्वेस्ट मान लो, जो मानना है मान लेना। ठीक है, बस इतना रिक्वेस्ट है बच्चे आपसे कि क्लास को थोड़ा सा हम लोग डिसिप्लिन में लेके चलेंगे। और आपको इतना पता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसी बातें आपको बोल देता हूं कि आपको मजा आ जाता है, तो मैं आपको आनंद देता रहूंगा। आनंद आपको मिलता रहेगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा देखो, मैंने आपको ये भी बोला है कि बात करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं लिखवा रहा होता हूं तब। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये चीज समझा रहा हूं, कुछ खुद खुद बताना, अगर मैं ये सारी चीज समझा रहा हूं, अगर उस चीज में मान लीजिए आप फोन पे बात करने लगते, कुछ और करने लगते हो, तो उसमें मेरा नुकसान है कि आपका नुकसान है? आपका नुकसान है। आपने फीस क्या नुकसान करने के लिए दिया है क्या? आपको पता है कि अच्छे से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम सिलेक्शन ले पाएंगे, सब लोग जानते हो ना, तो करो ना, मना कौन करता है? करो ना, मना क्यों करता है? इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। इसीलिए क्लास से आप मुझसे बाहर मिलिए, क्लास से आप मुझसे बाहर मिलिए, शायद समझो आपका मुझसे ज्यादा लाइफ को एंजॉय करने वाला पर्सन नहीं मिलेगा। क्लास से मुझे अंदर मिलो, क्लास से मुझसे अंदर मिलो, शायद तुमसे मुझसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कोई टीचर नहीं मिलेगा। रीजन है उसका, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर यहां पे स्ट्रिक्ट हूं तो शायद मैं आपको 15 20 25 मिनट ज्यादा पढ़ा दूंगा। ठीक है, और अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं तो ये मानो ना मानो तुम लोग, 15 से 20 मिनट आधे घंटे मुझे तुम्हें शांत कराने में लग ही जाएगा। इस बात को आप मानते हो ना? ठीक है, इसलिए थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट रहता हूं, और कोई बड़ी बात नहीं है आपका, अदरवाइज ना आप मेरे दुश्मन है ना मैं आपका दुश्मन हूं। आई बात समझ में? हमारा आपका बस देखो, एक ही चीज बस मान लेना कि जो काम आप कर रहे हो, अगर उस काम को करने से आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो काम मैं आपके लिए आपसे ज्यादा कर दूंगा। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं आपका? अगर आपको लगता है कि बात करने से आपका सिलेक्शन होगा, तो मैं तुमसे ज्यादा बात करूंगा। आ रही थी बात समझ में? ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपसे ज्यादा आपको पढ़ाने को तैयार हूं। ठीक है ना? लेकिन बस शर्त वही है। शर्त क्या है समझ रहे हो ना तुम लोग आपका? ठीक है, तो जिसका तबीयत तबीयत खराब, तो बातचीत हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अगर दिक्कत वाली बात है, बहुत ज्यादा जाना है तो जा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब ठीक है ना? अभी एक बार क्या कहते हैं, बाहर जाकर अच्छे से बात कर लो, सब ठीक है कि नहीं ठीक है, अदरवाइज। अरे यार, मैं बोलने दो मुझे। अब उस बच्चे के घर में किसी का तबीयत खराब है तो बात करेगा ना, एक बार बात कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, एक बात और, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, क्या कहते हैं, उन शादीशुदा महिलाओं को मेरी क्लास में थोड़ा छूट रहता है। कोई बात नहीं, आप मोबाइल वोबाइल यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ने आए हो तो किसी को टेंशन है वहां, वहां किसी को क्या है, टेंशन है आपका। आप तो यहाँ पे पढ़ रही हो, वो आपका टेंशन में बैठा हुआ है आपका, तो उसका टेंशन दूर करने के लिए मैसेज कर दिया करो ना, कोई दिक्कत वाली बात, हम ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना आपका? तो जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूं। ठीक है, वापस आते हैं फिर से। अब पूरा एक शादीशुदा पुरुषों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शादीशुदा जो पुरुष लोग हैं आपके, क्या कहते हैं, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जितना मैंने समझा है सबको एक पाइप में डालो, जितना मैंने समझा है सबको एक पाइप में डालो। अब अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विनॉक्स, बिसु किसे कहते हैं, तो आप सीधा यहां से उठाओ। पॉइंट नंबर 1, बिसु एक ऐसी कंडीशन है जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा होता है। पॉइंट नंबर 2, बिसु एक ऐसी कंडीशन है जब दोनों गोलार्धों में सूर्य का प्रकाश एक समान प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 3, बिसु एक ऐसी कंडीशन है जब दोनों गोलार्धों में मौसम एक समान होता है। पॉइंट नंबर 4, बिसु एक ऐसा कंडीशन है जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बिल्कुल बराबर होता है। अगर हमें कोई ये बता दे कि बिसु कब होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये होता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और आपका 23 सितंबर को ऐसी कहानी होती है। अब ये आपका बॉल और टॉर्च दिख रहा है। अब मैं इसको इसको मैं पृथ्वी के साथ कोरिलेट करने जा रहा हूं। ठीक है, अब इसको थोड़ा देखिएगा, इसको पृथ्वी के साथ हम लोग कोरिलेट करते हैं। मान लीजिए ये सन है, समझिए आप लोग, ये सन है, ये सूर्य है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा, मुझे उम्मीद भी है कि आप जवाब देंगे।
ये हमारी पृथ्वी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सॉरी कैंसर कर्क। उसके बाद एक पोजीशन यहां पे बच्चे, ये है इक्वेटर, ठीक है, विषुवत रेखा, ये इक्वेटर है, ये विषुवत रेखा है। तीसरा पोजीशन हम यहां पे आते हैं, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर। चौथी पोजीशन हम यहां पे लेकर के आते हैं, ये आपकी इक्वेटर, समझिएगा ये इक्वेटर। देखो ये 2D फिगर दिख रहा है, तुम ऐसे समझो, ऐसे समझो, मैं मान लो सूर्य हूं, एक पोजीशन पृथ्वी यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां पे है, समझ लो ना आपका। लेकिन मैं इसको दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए तुमको ऊपर नीचे दिख रहा है। ये ऊपर नीचे नहीं है, ये पीछे और ये आगे है। आ रही इतनी बात समझ में? अब थोड़ा बातों को समझना। ये देखिए, इस सूर्य के प्रकाश को मैं दिखा रहा हूं, ये सूर्य का प्रकाश है, यहां पे लेते हैं, मैं सूर्य के सीधा प्रकाश को दिखा रहा हूं। देखिए, ये सूर्य का सीधा प्रकाश मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो कंडीशन है, इसको हमने बोला कि 21 ऑफ मार्च है, इस कंडीशन को हमने बोला 21 ऑफ जून है, इसे हमने बोला 23 ऑफ सितंबर है, और इसे हमने बोला 22 ऑफ दिसंबर। चलो, ये हमारी पूरी की पूरी कहानी है। यहां से अगर हम यहां तक आए, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 3 आपका 3 मंथ लगेंगे, ठीक है, 3 मंथ। यहां से लेकर यहां तक आए तब भी कितना लगेगा, यहां से यहां कितना 3, और यहां से यहां 3 आपका, यानी कि 3-3 मंथ में हमने इसको डिवाइड कर दिया। 3-3 मंथ में हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया आपका। इसको क्वार्टर कहा जाता है। कुछ लोग क्वार्टर का मतलब कुछ और नहीं समझेंगे, नहीं तो बिहार में क्वार्टर का मतलब कुछ और समझा जाता है, समझ रही हो नहीं? तुम बिहार की हो मैडम, कहां की हो? तो बिहार में क्वार्टर का मतलब कुछ और समझा जाता है, पौवा। क्वार्टर का मतलब पौवा होता है आपका, नहीं समझिए आप? ए देखो, आपका बड़ी समस्या है, ठीक है। बिहार में शराब बंद किया गया है, ठीक है, तो शराब पीने वाले लोग आपका सिंबल में बात करते हैं, तो बोलते क्वार्टर चाहिए। अब समझ में आई? अच्छा, अब सुना लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये 3-3 महीने का क्या है आपका ड्यूरेशन। अब एक क्वेश्चन का जवाब देना। आपने किताबों में पढ़ा होगा, समझो, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा सूर्य का उत्तरायण और सूर्य का, आपने ये भी पढ़ा होगा कि सूर्य के उत्तरायण का मतलब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रहा है, और सूर्य के दक्षिणायन का मतलब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर रहा है। क्वेश्चन ये उठा, ध्यान सुनना, क्वेश्चन ये उठा कि सूर्य तो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में स्थिर है। पूरे क्वेश्चन को ध्यान सुनना, सूर्य जो है वो पृथ्वी के सापेक्ष क्या है, स्थिर है। तो फिर आपने क्यों बोला कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा है? क्या सूर्य कभी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जा सकता है? क्योंकि सूर्य तो क्या है, स्थिर है आपका। फिर क्यों आपने बोला कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जा रहा है? इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट क्या है, गलत है। होता क्या है आपका, थोड़ा इसे समझो, होता क्या है ये समझो। मान लो ये हमारा सूर्य है, ध्यान से बस समझना, ये हमारा सूर्य है। ग्लोब है क्या यहां पे, ग्लोब है, देखिए जरा, उसको साफ करके दीजिए जरा। एक पूछ रहा इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है क्या? जी, इकोनॉमिक खत्म हो गया है, ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, भूगोल शुरू हो गया है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है। ऑनलाइन वालों की दुनिया बिल्कुल अलग रहती है। हो गया, दीजिए, समझो जरा इसे। ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ा इसे ध्यान से समझना। ये हमारी पृथ्वी का पोजीशन देखो ऐसे है, ये वाला, इस चेयर को तुम मानो क्या कहते हैं कि चेयर क्या है, सन है, या ऑनलाइन वालों को दिखेगा नहीं, ठीक है। कोई है बहादुर जो यहां पे खड़ा हो सकता है? आप में से कोई है? आ जाओ,
आ जाओ आ जाओ, कोई एक लोग आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ। इसको मान लीजिए क्या कहते हैं कि देखो, इसको मान लेते हैं कि सन है यार। अब ये देखो, ये हमारा, ऐसे देखो, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी क्या है, पृथ्वी। ये कंडीशन है तुम्हारा 23 सितंबर का। अब देखो ये जो पृथ्वी ऐसे देखो ऐसे घूम रही है, बताओ ऐसे जब घूम रही है आपका, देखो ये पृथ्वी का झुका हुआ भाग है, कौन सा वाला भाग है। अब बताओ पृथ्वी जब ऐसे घूमेगी, उत्तरी गोलार्ध है ना, ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध बताओ ऐसे झुका हुआ है, तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो पहले ऐसा था, बिल्कुल डिस्टेंस क्या थी, बराबर। अब मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं तो डिस्टेंस बराबर है या उत्तरी गोलार्ध झुकता जा रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध अगर झुकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश क्या होगा, इसी को कहा जाता है सूर्य का उत्तरायण। सूर्य नहीं जाता, कौन जाती है, पृथ्वी। और पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। बोलचाल की भाषा में लोगों ने बोल दिया आपका ये क्या है, आपका सूर्य का उत्तरायण। अब देखो वापस थोड़ा आगे बढ़ो, अब देखो यहां पे फिर से वही बात हो गई। अब देखो ये उत्तरी गोलार्ध, अब मैं इसको यहां लेके जा रहा हूं, बताओ उत्तरी गोलार्ध दूर हो गया पास हो गया, और दक्षिणी गोलार्ध पास, तो दक्षिण वाला झुक गया। इसको हमने बोला सूर्य का दक्षिणायन बोला हमने आपका, और इसी को लोगों ने बोल दिया कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर रहा है। गलत स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया ना आपका, ठीक है, तुमको समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है, हमको ये बोलना पड़ेगा कि सुनो पूरा सही स्टेटमेंट समझो। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, इसके कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, परिक्रमण के कारण सूर्य का, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाता है। इसी कारण से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। इसे सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। कि सब कुछ इसके रोटेशन, सब कुछ इसके रिवोल्यूशन से हो रहा है, सब कुछ इसके परिक्रमण से हो रहा है। देखो इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में अगर आपको दिखाया जाए तो मुझे बताओ, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये सूर्य की तरफ है कि नहीं है, और दक्षिणी गोलार्ध कहां पे, सूर्य से दूर की तरफ। इस पोजीशन में देखो, इस पोजीशन में बताओ सूर्य की तरफ कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, और दूर की तरफ कौन है, उत्तरी गोलार्ध। तो सूर्य के उत्तरायण का मतलब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक रहा है, और सूर्य के दक्षिणायन का मतलब पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध कहां जा रहा है, सूर्य की तरफ जा रहा है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब यहां पे देखो 21 मार्च है, और 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश बिल्कुल कहां पे सीधा है, विषुवत रेखा पे। कहां पे सीधा बच्चे, विषुवत रेखा पे। तो अगर ये विषुवत रेखा पे सीधा है तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश की मात्रा क्या हो जाएगी, और प्रकाश की मात्रा समान हो जाएगी, तो दिन और रात, तो गर्मी और सर्दी का मौसम होगा, मौसम एक समान होगा, मौसम क्या होगा आपका, एक समान होगा। आई बात समझ में, इसी को हम बोल देते हैं आपका बसंत ऋतु बोल दो। क्या बोल दोगे, ये है बसंत और ये है पतझड़। भारत में आपका कई ऋतु होती है ना, ग्रीष्म ऋतु है आपका, शीत ऋतु है, बसंत ऋतु है आपका, पतझड़ है, शिशिर ऋतु है, हेमंत ऋतु, बहुत ऋतु है यहाँ पे। और भूगोल में केवल दो ही ऋतु है, गर्मी और सर्दी। आ रही इतनी बात समझ में। तो ये फिगर आप ड्रॉ कीजिएगा जरा, पहले ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो अगर फिगर ड्रॉ किया तो आप लिखो इक्विनॉक्स बिसुव, एक छोटा सा हिंट डालना है, इक्विनॉक्स या बिसुव, इक्विनॉक्स या बिसुव, इक्विनॉक्स या बिसुव, इक्विनॉक्स या बिसुव, बिसुव। देखो मेरे साथ एक छोटा सा बस ऐसे फिगर बना लीजिए अलग से, ये पृथ्वी, इक्वेटर, विषुवत रेखा, ये सन, सूर्य का सीधा प्रकाश, परपेंडिकुलर सनलाइट,
सूर्य का सीधा प्रकाश या परपेंडिकुलर सनलाइट? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इतना ड्रॉ कर दीजिए, फिर मैं आपको लिखवा देता हूं। हो गया? स्टार्ट करें? चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। तुम लोगों में से इंग्लिश वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 4 6 7 8 10 12 लोग हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए क्या किया जाए? हैं? पीडीएफ दे दे? अच्छा ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखना स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, तुम लोग लिखते चलो मेरे साथ, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा। लिखिए 21 मार्च, हेडिंग बीसू डाला है ना? देखिए 21 मार्च तथा 21 मार्च तथा 23 सितंबर को 21 मार्च तथा 23 सितंबर को 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधा होता है। सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधा होता है, सीधा होता है। इसे ही विषुव कहा जाता है। इसे ही विषुव कहा जाता है। विषुव कहा जाता है। विषुव कहा जाता है। नेक्स्ट, विषुव के समय विषुव के समय उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश का सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति समान रूप से होती है। समान रूप से होती है। होती है। नेक्स्ट, समान रूप से होती है। होती है तथा तथा विषुव के समय तथा विषुव के समय विषुव के समय दोनों गोलार्धों में विषुव के समय दोनों गोलार्धों में दिन और रात दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। तथा तथा
दोनों गोलार्धों में तथा दोनों गोलार्धों में मौसम भी दोनों गोलार्धों में मौसम भी एक समान होता है। मौसम भी एक समान होता है। दोनों गोलार्धों में मौसम भी एक समान होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सोचिएगा फिर जवाब दीजिएगा। हमने कहा कि जितना प्रकाश सूर्य का आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उतना ही प्रकाश बच्चे कहां पे है? क्लियर है आपका? तो नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर भी बराबर होना चाहिए। ये प्रकाश की मात्रा बिल्कुल क्या है? बराबर है आपका। लेकिन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर बराबर नहीं होता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं और ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि इक्विनॉक्स के समय, विषुव के समय, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल बराबर है, कोई भी अंतर नहीं है। तो आपका बिल्कुल प्रकाश बराबर है, तो सीजन भी लगभग क्या है? बराबर, सिमिलर है आपका। ना तो कहीं गर्मी और ना ही कहीं क्या है? सर्दी है। क्वेश्चन इज दैट if sunlight equal in northern as well as southern hemisphere, then what about the temperature in northern and southern hemisphere? दोनों जगह प्रकाश अगर बराबर है तो फिर सिंपल सी बात है आपका कि दोनों जगह तापमान बराबर क्यों नहीं है? तिरछा उर्छा कुछ नहीं। मैंने बोला कि मेरी बातों को ध्यान सुनो। मैंने क्या बोला? छोड़ो झुका उका आपका। मैंने क्या बोला? झुका है चाहे कुछ भी हो, जितना मैंने आपको प्रकाश दिया उतना ही बगल वाले को प्रकाश दिया। दोनों को सेम अमाउंट ऑफ लाइट जब मैंने दिया तो दोनों का तापमान तो बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि अमाउंट ऑफ लाइट क्या है? चलो तुम बोलते हो झुका हुआ है, तो जैसे ही बोलोगे झुका हुआ है आपका, तो कहीं लाइट ज्यादा कहीं लाइट कम। मैंने शर्त लगा दिया कि ना, लाइट बिल्कुल क्या है? बराबर है आपका। तो लाइट अगर बिल्कुल बराबर है तो क्वेश्चन इज दैट फिर आपका टेम्परेचर अलग अलग क्यों नहीं है आपका? हाँ, आए? अच्छा ठीक, एटलस लाए हो क्या? एटलस है सब क्या? हाँ, बताओ बताओ। नीचे अंटार्कटिका पे बर्फ है तो ऊपर आर्कटिक पे बर्फ है। परमाफ्रॉस्ट दोनों जगह है बच्चे। हम बता रहे हैं, वेट करो। ठीक है, हाँ। मैप निकाल लिया? मैप में एक विश्व का मैप ओपन कीजिए। आपका मैप में आप लोग एक वर्ल्ड का मैप ओपन कीजिए जरा। सभी लोग एक विश्व का मानचित्र ओपन कर लीजिए, वर्ल्ड का मैप ओपन कर लीजिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं लाए होंगे, और इतना मुझे उम्मीद है। और अच्छी बात क्या कि उम्मीदों पे आप खरे उतरते हैं। उम्मीदों पे आपको खरे उतरने की आदत सी हो गई है। कोई बात नहीं। सुनिए, इतना तो आप जानते हो ना, सुनो ध्यान से। इतना तो आप जानते हो ना कि उत्तरी गोलार्ध में लैंड ज्यादा है, या इसमें भी डाउट है? उत्तरी गोलार्ध में लैंड क्या है और दक्षिणी गोलार्ध में आप कम है। तो उत्तरी गोलार्ध में लैंड ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में वाटर ज्यादा है। सेम अमाउंट ऑफ लाइट लैंड को दिया जाए और वाटर को दिया जाए तो ज्यादा गर्म कौन होगा? लैंड गर्म होगा और वाटर क्या होगा? कम गर्म होगा। यही रीजन है कि दोनों गोलार्ध में प्रकाश की मात्रा बराबर तो है, लेकिन दोनों गोलार्धों का तापमान बराबर नहीं है। उत्तरी गोलार्ध का तापमान ज्यादा और दक्षिणी गोलार्ध का तापमान कम, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में लैंड क्या है? ज्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में वाटर क्या है? ज्यादा है। वाटर धीरे धीरे गर्म होता है और लैंड आपका तेजी से गर्म होता है। आई बात समझ? जिसको विश्वास नहीं है, मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं है। वो घर पे जाएगा, 2 भगोना लेगा, एक खाली भगोना और एक पानी वाला भगोना। दोनों को गैस पे रख देगा, 10 मिनट तक गर्म करेगा और फीलिंग लेगा पूरा। एक पानी को टच करेगा और एक भगोने को टच करेगा, फिर उसे मेरी बातों में विश्वास हो जाएगा। कौन ज्यादा गर्म लगेगा? खाली वाला ज्यादा। खाली वाला लैंड है, क्या है? लैंड है। और पानी वाला कम गर्म लगेगा। तो लैंड तेजी से गर्म होता है और वाटर क्या होता है? धीरे धीरे। नोट करके लिख लो इसे, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा। देखो, उत्तरी गोलार्ध का तापमान, उत्तरी गोलार्ध का
का तापमान उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होता है ब्रैकेट में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में स्थलखंड अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में स्थलखंड का विस्तार अधिक है। स्थलखंड का विस्तार अधिक है। स्थलखंड का विस्तार अधिक है। याद रहेगा आप लोगों को। अब यही डालिएगा समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट अब आप शुरू करेंगे समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु। समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु। समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु। देखिए इसे, समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। अब इसे थोड़ा समझना है आपको। वापस उस फिगर में आते हैं, मैं बना देता हूं आपके लिए। ये देखिए सन है, ये आपका 21 ऑफ मार्च था। ठीक है, ये 21 ऑफ क्या है, मार्च है। ये है 21 ऑफ मार्च। ठीक है, अब मुझे बताओ 21 मार्च से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से इसे, इस फिगर को देखिए अब। मुझे बताओ 21 मार्च से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, 22 मार्च, 23 मार्च, अप्रैल, मई, तो 21 मार्च से बताओ जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका इस फेज में आते हैं। पहले यहां पे ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो मुझे बताओ 21 मार्च के बाद पृथ्वी का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो धीरे धीरे ही सही सूर्य की तरफ झुकना स्टार्ट करता है। देखिए जैसे ही सूर्य की तरफ झुकना स्टार्ट करेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउदर्न की तुलना में प्रकाश की मात्रा, और जैसे ही प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर क्या होगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी के मौसम की शुरुआत होगी कि नहीं होगी। आप मुझे बताइए, भारत में गर्मी के मौसम की शुरुआत आपका मार्च के बाद होती है कि नहीं होती है। होली का महीना, मार्च क्या है, होली का महीना। मुझे बताओ होली के महीने के बाद बताओ होली का जब आता है तो हमारे यूपी में, आपके बिहार में भी ऐसा होता होगा कि आपका होली जब होता है तो होली से होलिका दहन, होलिका दहन हमारी तरफ होता है। तो होलिका दहन होने के बाद लोग क्या करते हैं, ग्रुप में, समूह में, आपका फगुआ एक शब्द है, नाम सुना है फगुआ, वो लोकगीत है। क्या है वह, लोकगीत है। लोग फगुआ गाते हुए क्या करते हैं, एक दूसरे के दरवाजे पे जाते हैं और वहां पे आपका पानी फेंका जाता है। क्या फेंका जाता है। और मुझे याद है ऐसा, मुझे ऐसा याद है कि मेरे मेमोरी में कई बार ऐसा हुआ कि होलिका दहन सुबह के 4 बजे हुआ है। ऐसा हुआ है। तो मुझे बताओ होलिका दहन सुबह के 4 बजे हुआ है आपका, तो सुबह के 4 बजे हल्की हल्की ठंडी लगती थी आईवास में, और जैसे ही होली का मौसम आपका समाप्त हुआ, अप्रैल आया, प्रचंड गर्मी स्टार्ट होती थी। यही होता था ना। वो मार्च के बाद देखो क्या हो रहा है, 21 मार्च के बाद, और होली तुम्हारा क्या कहते हैं आपका 10, 15, 18, 14 इसी मार्च के आसपास पड़ती है आपकी। कभी कभी होली मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर के थर्ड वीक के बीच में पड़ेगी तुम्हारी। अब सोचो मार्च के बाद क्या हो रहा है, अब पृथ्वी का झुकाव है और पृथ्वी आगे की तरफ बढ़ रही है। तो उत्तरी गोलार्ध किधर झुक रहा है, सूर्य की तरफ झुक रहा है। तो सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश बढ़ेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाएगी। और साउदर्न में इसका उल्टा होगा। नॉर्दर्न में अगर ग्रीष्म की शुरुआत होगी तो मुझे बताओ साउदर्न में किसकी शुरुआत होगी, सर्दी की। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, ध्यान सुनना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
धीरे धीरे सूर्य की तरफ झुकने लगा है। तो अगर ये सूर्य की तरफ झुकेगा तो प्रकाश की अवधि, ड्यूरेशन ज्यादा होगा या कम होगा? और ड्यूरेशन अगर ज्यादा होगा तो दिन उतना ही रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो दिन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और उत्तरी गोलार्ध में रात धीरे धीरे छोटी होने लगेगी। इसे बोलते हैं समर सीजन, इसे बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत कहते हैं। क्लियर है आपका? ठीक है, स्टार्ट कीजिएगा। लिखिएगा 21 मार्च के बाद, 21 मार्च के बाद, 21 मार्च के बाद, मार्च के बाद, मार्च के बाद पृथ्वी का, पृथ्वी का, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकता है। सूर्य की तरफ झुकता है। सूर्य की तरफ झुकता है। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में, परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में सूर्य के प्रकाश की मात्रा, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में सूर्य के प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। सूर्य के प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में, परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, शुरुआत होती है। इसके विपरीत, इसके विपरीत, विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में, इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की शुरुआत होती है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की शुरुआत होती है। शीत ऋतु की शुरुआत होती है, शुरुआत होती है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की शुरुआत होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे आप लोग ग्रीष्म आयनांत, ग्रीष्म आयनांत। ये हेडिंग आप सभी बच्चे डालेंगे, ग्रीष्म आयनांत या समर सोल्स्टिस या सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टिस या समर सोल्स्टाइस, ग्रीष्म आयनांत। समर सोल्स्टाइस या ग्रीष्म आयनांत, समर सोल्स्टाइस या ग्रीष्म आयनांत। करें स्टार्ट? ठीक है, चलिए एक फिगर बनाइए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और ये है इक्वेटर, इक्वेटर। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर।
कर्क रेखा पर सीधा प्रकाश, परपेंडिकुलर सनलाइट, परपेंडिकुलर सनलाइट एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये है आपका 21 ऑफ जून, 21 ऑफ जून। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। करें स्टार्ट? हो गया। देखिए ये कर्क रेखा है, समझिए ये कर्क रेखा है। थोड़ा सा हम भारत की भी बातें कर लेते हैं और कोरिलेट करके थोड़ा हम देखते हैं। देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है? कर्क रेखा। समझिए ये कर्क रेखा है। हमें क्या दिख रहा है? 21 ऑफ जून को सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा कहां पर है? कर्क रेखा पर। क्यों ऐसा हुआ? रीजन क्या है ऐसा हुआ आपका? इसलिए ऐसा हुआ कि पृथ्वी झुकी हुई है। क्या है? ऐसे देखो, मेरे हाथ को देखो, ये हमारी पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। अगर ये सीधा होती तो, अगर सीधा होता तो दोनों भाग में प्रकाश क्या होता, लेकिन ये ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, तो झुके होने के कारण आपका कर्क रेखा, और पृथ्वी कितना झुकी है? और 23.5 नॉर्थ को कौन सी रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ कौन सी रेखा? कर्क। इसका मतलब सबसे ज्यादा पास कौन सा भाग होगा? तो सबसे ज्यादा पास अगर कर्क वाला भाग होगा तो सबसे ज्यादा प्रकाश की तीव्रता कहां होगी? तो सबसे ज्यादा तापमान कहां होगा? तो सबसे ज्यादा गर्मी का प्रभाव कहां होगा? कर्क रेखा कहां से गुजरती है? कहां से? भारत से गुजरती है, और भारत को नॉर्थ और साउथ में बांट देती है। इसी कर्क रेखा के जस्ट ऊपर बिहार बैठा हुआ है, तो बिहार में आपका जून के टाइम में सूर्य का प्रकाश क्या होगा? ज्यादा, तो गर्मी का प्रभाव। आप लोग जितने लोग हो, आपका सब लोगों ने जून में गर्मी का मौसम कैसा फील किया है? यहीं पे तुम लोग थे ना? जून के टाइम यहीं थे, कहीं और थे? यहीं थे, तो कैसा फीलिंग आ रहा था? ठीक है, और जून में वहां ऊपर बैठ के पढ़ा करते थे क्या? अच्छा, अगस्त में चालू हुआ है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अगस्त मान लो। ठीक है, जून आपका, आप अगस्त मान लो, तब भी गर्मी था कि नहीं था आपका? तो मुझे बताओ, जून के टाइम में, जून लास्ट का महीना आपका 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30 जून की बातें करें, बताओ, तो बिहार जैसे आपका राज्य में क्या है? आपका गरम गरम हवाएं चलती हैं, लू चलती है। क्या चलती है? लू चलती है आपका। ठीक है, और गर्मी बहुत ज्यादा होती, यहां तक कि आपका एसी काम करना भी बंद कर देते हैं। रीजन क्या है? देखो वहां पे रीजन क्या है? कर्क रेखा वाला भाग सूर्य के बिल्कुल क्या आ चुका है? पास। और सूर्य के पास अगर आ चुका है तो कर्क रेखा वाले भाग में सूर्य के प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? सबसे ज्यादा। इसीलिए कर्क रेखा वाला भाग सबसे गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे गर्म हो जाएगा। इसीलिए भारत जैसे देश में जून में, आपका मई में, जून में, जुलाई में प्रचंड गर्मी पड़ती है आदिवासियों में। और ये वो मौसम है जब भारत में गर्म हवाएं चलती हैं। कभी कभी रात में 8-10 बजे तक लू चलती है। ठीक है, तुम लोग चूंकि यहाँ पे हो, गांव में रहते होगे, तो रात में छत पे सोए हो, तो रात में अगर छत पे सोए होंगे तो गर्म गर्म हवा चलती कि नहीं चलती है? वो लू होती है। क्या होती है? लू होती है। अब आ गया है सर्दी का मौसम।
कौन सा मौसम? सर्दी का मौसम आ गया है आपका। अब सर्दी के मौसम में क्या करते, तुम लोग जाके छत पे सोना, फिर देखना कैसा फीलिंग आता है। कभी कभी मेरा मानना कि फीलिंग लेना चाहिए कभी कभी फीलिंग ले लेना चाहिए आपका। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं, समझो, ग्रीष्म आयनांत। ग्रीष्म आयनांत, आयनांत का मतलब झुकाव होता है, आयनांत का मतलब ट्रॉपिक रीजन होता है, और ट्रॉपिक अब कैंसर है, और यहां पे गर्मी का प्रभाव क्या है, सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया ग्रीष्म आयनांत, या इसे नाम रखा गया समर सोल्स्टिस। इसे तुम क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कर्क संक्रांति भी बोल सकते हो 21 जून वाली कहानी को। क्लियर है इतना? ठीक है, तो लिख लीजिए जरा इतना। फिगर बन गया है ना? ठीक है, लिख लीजिएगा। हिंदी में बोल रहा हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं। देखिए, 21 जून को, 21 जून को सूर्य का प्रकाश, 21 जून को सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर सीधा या लंबवत होता है। कर्क रेखा पर सीधा या लंबवत होता है, लंबवत होता है। यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है कि कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा का क्षेत्र, कर्क रेखा के क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश की तीव्रता, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। सूर्य के प्रकाश की तीव्रता सर्वाधिक होती है, जिस कारण से, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध में जहां, जहां ग्रीष्म ऋतु का प्रचंड प्रभाव होता है, उत्तरी गोलार्ध में जहां ग्रीष्म ऋतु का प्रचंड प्रभाव होता है, प्रचंड प्रभाव होता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का प्रभाव, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का प्रभाव अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है, होता है, होता है। इसे ही, इसे ही कि ग्रीष्म आयनांत, इसे ही ग्रीष्म आयनांत कहा जाता है, इसे ही ग्रीष्म आयनांत कहा जाता है, ग्रीष्म आयनांत कहा जाता है, कहा जाता है, इसे ही ग्रीष्म आयनांत कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। 21 जून को, 21 जून को, जून को 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है,
दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दिन होता है। नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके लिखिएगा। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। भारत से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया। भारत से होकर गुजरती है। यही कारण है, यही कारण है कि जून का महीना, यही कारण है कि जून का महीना भारत में, जून का महीना भारत में अत्यंत ही गर्म होता है। जून का महीना भारत में अत्यंत ही गर्म होता है। दैट्स वाई जून मंथ इज द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया। जून मंथ इज द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया। इन इंडिया। ठीक है, ये टॉपिक था आपका समर सोल्स्टिस का। अब इन डालिएगा विंटर सीजन, शीत ऋतु। विंटर सीजन या शीत ऋतु। शीत ऋतु या विंटर सीजन। विंटर सीजन या शीत ऋतु, इसकी बातें हम कर लेते हैं। देखिए, ये 23 ऑफ सितंबर है। अब पूरे कॉन्सेप्ट को देखिए। 23 सितंबर के बाद मैंने आपसे बोला था, ये देखिए हमारी पृथ्वी का पोजीशन, ये हमारे पृथ्वी का पोजीशन है। तो 23 सितंबर के बाद बताओ, अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो साउदर्न हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहां जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 23 सितंबर के बाद की बात करें कि 23 सितंबर के बाद अर्थ का जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सूर्य की तरफ झुक रहा है। कहां झुक रहा है, तो सूर्य की तरफ झुकेगा तो यहां पे प्रकाश ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, प्रकाश अगर ज्यादा मिलेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में तापमान क्या होगा, और तापमान बढ़ेगा तो कौन सा मौसम। लेकिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ है, सूर्य से दूर की तरफ। सूर्य से अगर दूर की तरफ है तो उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश की मात्रा बढ़ने लगेगी या कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। कम होने लगेगी तो तापमान भी क्या होगा, और तापमान कम होगा तो कौन सा मौसम शुरू होगा, विंटर सीजन की शुरुआत होगी। किसकी शुरुआत होगी, विंटर सीजन की शुरुआत होगी। तो सीधा सा 23 सितंबर के बाद विंटर सीजन की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, और क्यों शुरुआत होगी, क्योंकि 23 सितंबर के बाद उत्तरी गोलार्ध कहां जाएगा, अवे, दूर की तरफ जाएगा, तो प्रकाश की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आर्यवासी में इसी को हम बोल देते हैं विंटर सीजन, या इसी को हम बोल देते हैं शीत ऋतु बोल देते हैं। 1 2 3, मैडम को जगा दीजिए, जाग जाइए। हैं, अच्छा नींद आंख बंद करके एकदम सोच रही थी तुम। अब हम एक काम करेंगे, हम भी आंख बंद करेंगे, तुम भी आंख बंद करोगे, आंख बंद करके पढ़ाई होगी आज। है, ये कौन सा पढ़ाई है जो आंख बंद करके होती है आपका। ठीक है, मैंने आपसे बोला था ना कि अब मैं आ चुका हूं तो नजरें सब पे होंगी। नजरें क्या होंगी, सब पे। जागिए, जागना क्या है, जरूरी है। अदर देखो मेरी बात को समझो, बुरा मत मानना तुम लोग, ठीक है। मैं अब चूंकि मैं यूपीएससी का तैयारी किया हूं, इंटरव्यू दिया हुआ हूं, तो इतना तो मान लो तुम लोग क्या कहते हैं कि मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट हो आपका, याद रखना। और प्लस क्या कहते हैं, मेरा मैथ्स से एमएससी है तो साइंस भी बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, और हम लोग जब एग्जाम देते थे तो उस समय क्या कहते हैं, आपका यूपीएससी में 2 ऑप्शनल होता था। मेरा ऑप्शनल जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस था। तो पॉलिटिकल साइंस भी मैंने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है।
बाकी सब्जेक्ट में मेरे सब्जेक्ट में थोड़ा सा अंतर है। बस अंतर क्या है आपका कि अगर ये इतिहास की क्लास होती और 1857 का क्रांति होता तो युद्ध चलता रहता। युद्ध क्या होता? चलता रहता आपका, कम से कम 20-25 मिनट तो चलता। ठीक है, तलवारबाजी होती, फिर संधि होता आपका, तो उसमें दो चार झपकी ले लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका। अगर ये पॉलिटी की क्लास होती है आपका, तो संविधान में आपका बिल पास किया जाएगा, तो लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन होता है अभिभाषण में आपका। अब उसमें भी इधर उधर की बात कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका। ये भूगोल है, पल के नीचे करोगी आपका 21 मार्च होगा, और पलक ऊपर करोगी तो 21 जून हो जाएगा। समझ लो ना आपका। तो 21 मार्च 21 जून, तो अब इसमें क्या है, इतना छोटा गैप है आपका कि एक बार झपकी लेने में चीजें चेंज हो जाएंगी। ऐसे में दिल्ली पढ़ा रहा था, समझो दिल्ली में क्लास ले रहा था, विंड पढ़ा रहा था, हवा पढ़ा रहा था, विंड पढ़ा रहा था। एक क्या कहते हैं महिला कैंडिडेट क्या कहते हैं, दरवाजा खोल के बाहर चली गई और वापस आई, बोली कि सर हवा दोबारा समझा दीजिए। मैंने बोला हवा तो निकल गई, कैसे समझाएं? आपने दरवाजा खोला और हवा निकल गई, वापस आएगी तो समझाया जाएगा। भाई दरवाजा खोलोगे तो हवा रहेगी या निकल जाएगी? निकल जाएगी। वापस जब हवा आएगी तभी समझाएंगे ना आपका, कैसे समझा सकते हैं? भूगोल में मेरी यही मजबूरी है बस। सर ऊपर करोगे तो कोरियोलिस बल हवा को राइट में लेके जाएगा, और नीचे करोगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। बस इतने का ही अंतर है। ठीक है, अब तुम डिसाइड कर लेना कि सर ऊपर नीचे करना है कि नहीं करना है। ठीक है ना? जाग जाइए, बोलिए तो भी पानी उनी का व्यवस्था किया जाए, करें जलपान का व्यवस्था। ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, अगर नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बोलोगे तो तुमको कॉफी पिलवा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है आपका। एक बड़ा परेशान है ऑनलाइन में, बोल रहा है कि क्या कहते हैं, आप बोल रहे हो 21 जून को बड़ा दिन होता है, तो 25 दिसंबर को बड़ा दिन कैसे मनाते हैं? अरे प्रभु, 25 दिसंबर पहुंचने तो दो पहले, अभी हम कहां ढूंढ रहे हैं आपका? 23 पे बोल रहे हैं, अभी हम 25 को जाने दो, मैं सब बताऊंगा कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन क्यों मनाते हैं आपका। देखिए समझ में नहीं आता क्या कहते हैं आपका। अब देखो ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूं तो मैं ऐसे लोगों को एक नाम दे देता हूं। ठीक है, ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूं, आपका नाम दे देता हूं, आपका वो नाम मैं यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, बाद में यूज करेंगे, फिलहाल करेंगे यूज, टेंशन ना लो। फिलहाल 23 मार्च की बात, कहानी समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो सोने वाले जागते रहो, बहुत जरूरी है जागना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिएगा, फिगर बना लो जल्दी से, लिखना स्टार्ट करो। ऐसे करके फिगर बनाना, और ऐसे करके फिगर बना करके यहाँ तक आ जाना, 22 दिसंबर, 22 ऑफ दिसंबर तक आ जाइएगा।